हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम है विशाल अंगवर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई कैसे एक द्विघात बहुपद को कैसे उसका गुणनखंडन करते हैं, यही तो पढ़ा था हमने। दो विधि हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? तो दो विधि मैंने बताई थी। कौन कौन सी? पहली तो मध्य पद को विभक्त करके, और दूसरी विधि क्या होती है? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। आखिरी क्लास में, आखिरी वीडियो में आपने यह देख लिया था कि मध्य पद को विभक्त करके कैसे हम किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी विधि। वो बोलोगे सर दूसरी विधि तो रह गई। अरे रही नहीं है, टेंशन ना लो, आज वो हम पढ़ाने वाले हैं आपको। क्योंकि भाई एक कक्षा में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता ना, वरना आप ही ओवरलोड हो जाओगे। बोलोगे सर हैंग हो गया। अरे हैंग ना हो, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे तमीज से प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई, आज हम उस विधि को पढ़ने वाले हैं, दूसरी विधि को। तो द्विघात बहुपदों का गुणनखंडन है। अच्छा, इससे पहले अगर किसी ने पहली विधि नहीं पढ़ी तो जाके बेटा लास्ट वीडियो जरूर देख लें जाके, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है कैसे नहीं। तो गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग करके, गुणनखंड जो प्रमेय होती है उसका प्रयोग करके हम कैसे किसी भी एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं, मतलब बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब कैसे होगा? मान लीजिए कि भाई हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। क्या है? मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का? ये तो पता ही है ना आप लोगों को। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, ठीक। मान लो ये हमारा px एक क्या था? द्विघात बहुपद था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब भी कभी गुणनखंड प्रमेय का आपको इस्तेमाल करना होगा, जब भी कभी गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करके बोला जाएगा, देखो सवाल में बाकायदा बोला जाता है, ओके। अगर कुछ ना बोला जाए तो सीधे मध्य पद को विभक्त करके लगा दो, वो सबसे आसान है, ओके। इसमें तामझाम ज्यादा हो जाता है अगर सही तुक्का ना बैठे। बोलो सर तुक्का? हाँ वही जय माता दी। अरे जय माता दी वाला नहीं, यहां पे करके देख, यहां तुक्का भी ऐसा है जो करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए भाई बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ लीजिए ध्यान से। देखो बेटा क्या करना है। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक बहुपद था, एक द्विघात बहुपद। क्या है? यही हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां पे a b c क्या है? हमारी कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक। अब जब भी कभी आपको गुणनखंडन प्रमेय का इस्तेमाल करना है, गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर, जैसे यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, अगर यही हम त्रिघाती में जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, सबसे बड़ा पद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जो भी सबसे बड़ा घात वाला पद होता है उसका जो गुणांक होता है उसको हम क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम क्या कहते हैं? सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाइए। कैसे करेंगे भाई? तो सीधी सी बात है, एक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब चाहे तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, px बराबर, अब एक बनाने के लिए क्या है? a को गायब करना है यहां से। मतलब क्या? चलो a को हम क्या लेते हैं? उभयनिष्ठ ले लें। तो क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर हो गया प्लस bx बटा a हो जाएगा प्लस c बटा a हो गया। मतलब ये एक और एक बहुपद आ गया, नहीं आ गया? अगर मान लो एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले ही एक है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा px बराबर क्या हो गया बेटा? a गुणा gx। ये मान लेते हैं एक दूसरा बहुपद है gx, ठीक। अब आपको क्या देखना है? अब ये जो बहुपद है जिसमें आपने एक्स स्क्वायर का गुणांक एक कर दिया, इसके अचर पद को देखना है आपको। किसको देखना है? अचर पद को, ओके। और जो भी इसका अचर पद है, c बटा a क्या है? इसका अचर पद है। तो हम कह सकते हैं कि gx के अचर पद के संभव गुणनखंड लिखिए या गुणनखंड कीजिए। संभव गुणनखंड कीजिए। अभी करके दिखाऊंगा आपको। संभव गुणनखंड कीजिए, ठीक। करने के बाद क्या करते हैं बेटा? हम फिर जो भी इसके गुणनखंड होंगे, c बटा a के जो भी गुणनखंड आएंगे, अभी करके दिखाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऐसे तो लग रहा होगा सर क्या बता रहे हो, क्योंकि एबीसीडी में खेल लो सर, नंबर तो आ ही नहीं रहे हैं। टेंशन ना लो, बस बता रहा हूं। फिर क्या करेंगे बेटा? जो भी इसके गुणनखंड होंगे, जैसे मान लो कोई भी गुणनखंड हुआ,
उस गुणनखंड को हम x की जगह रख के देखेंगे और जहां पे भी gx बराबर 0 मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम gx बराबर 0 करके क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, जहां जहां मिलता जाएगा वो उसका वो होता जाएगा। कैसे होता जाएगा, चलो करके दिखाता हूं आपको। ऐसे आपको शायद पढ़ने ना पड़ रहा हो, 1 मिनट रुको, आगे आते हैं थोड़ा सा। या ध्यान से देखो, सवाल के तहत समझते हैं पहले। तो क्या हुआ, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। किसकी सहायता से करना है, गुणनखंड प्रमेय। देखो लिखा है सवाल में, ये आपकी एनसीईआरटी का ही उदाहरण है। किसका है बालक, ये आपकी एनसीईआरटी का ही उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9। ठीक, अब ये है तो हम मान लेते हैं कि भाई हमें पी वाई दे रखा है, हल चलो यहां लिखते हैं, समझिएगा। पी वाई हमें दे रखा है क्या, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6। देखो दोनों तरीके से सवाल कर रहा हूं। एक सवाल ऐसा कर रहा हूं जिसमें देखो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, अपने आप पहले से ही 1 है। दूसरा सवाल करेंगे जिसमें 1 नहीं होगा। ठीक, तो पहले 1 वाला कर लेते हैं। अब जब सब कुछ सही है तो मैंने क्या बोला, फिर इसके बाद अचर पद जो हमारा होगा, अचर पद क्या है, 6 है। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभव गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, जिन्हें गुणा करने पे या जिनका गुणनफल 6 के बराबर हो जाए। जैसे 6 को देखो तो बेटा मैं 1 गुणा 6 भी कर सकता हूं, मतलब 1 और 6 के गुणनखंड है। 6 को बोलूं तो 2 गुणा 3 भी कर सकता हूं, तो 2 और 3 भी 6 के गुणनखंड है। लेकिन सोच के देखो बेटा, 6 को तो मैं -2 गुणा -3 भी कर सकता हूं ना। -2 और -3 की गुणा भी क्या होगी, ये भी तो 6 के बराबर आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे बेटा 6 को बोलूं तो -1 गुणा -6 भी तो हो सकता है, ये भी तो 6 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और संख्याएं हैं जिनके 6 आ सकते हैं? तो बेटा हम कह सकते हैं कि 6 के संभव गुणनखंड, कौन कौन से होंगे बेटा, देखो 1 और -1, तो हम कह देंगे क्या है, +-1 +-2 +-3 +-6 है, कह सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम रख के देखेंगे। कहां पे, इसमें रख के देखेंगे, y की जगह रखेंगे बेटा, और वो देखने में जहां पे 0 हो जाए, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि, ध्यान करो, यदि PA बराबर 0 हो गया तो, यदि PA बराबर 0 हो गया तो तब क्या होगा, x माइनस a px का गुणनखंड होता है। ध्यान करो, आ रहा नहीं आ रहा है, का गुणनखंड होगा। ध्यान आ रहा है बेटा, यही तो थी हमारी गुणनखंड प्रमेय। यहां पे हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं कि यदि PA बराबर 0 हो गया तो x माइनस a जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। ठीक, तो हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब कैसे निकालने हैं, इन्हीं संख्याओं को हम रख के देखेंगे और इन्हीं में से किसी संख्या पे 0 हो भी जाएगा, ये भी फिक्स है। अगर आपने इसके सारे संभव गुणनखंड लिख लिए हैं बेटा, तो इन्हीं संख्याओं में से किसी ना किसी पे 0 होगा। देखो करके देखते हैं, आइए आओ। अच्छा पहले P1 करके देखते हैं। तो y बराबर 1 पर क्या मिला बालक, देखते हैं, आइए। P1 किया तो क्या आ गया, 1 का वर्ग -5 गुणा 1 प्लस 6। तो बेटा 1 का वर्ग तो 1 आया, 5 एकम 5 आ गया, और 6, तो 6 7 -5 है तो 2 आ गया। तो P1 तो हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक, हटा दो। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, P1 हटा दो, इसको कोई टेंशन नहीं। अब y बराबर 2 पर देखें, y बराबर 2 पर आप -1 पे भी देख सकते हो, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। देखो ये हमें तुक्के ही रखने हैं, अब उठा के इनको रखते जाओ, देखते जाओ। ओके, यही तुक्का है, यहाँ पे तुक्का लगाना होता है। हाँ, दिमाग में अभी जब त्रिघाती में आओगे तो आपको और तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं अब कैसे होगा। देखो भाई, तो y बराबर 2, ये तो देखना है। तो भाई y बराबर 2 पे क्या होगा, P2 अगर हम देखें तो क्या होगा बालक, 2 का वर्ग -5 गुणा 2 प्लस का 6। बेटा ये हो गया 4 -10 प्लस 6, 6 4 10 -10। देखो 0 आ गया, नहीं आ गया, तो हम कहते हैं P2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि P2 बराबर 0 हो गया, अतः y -2 py का गुणनखंड होगा।
गुणनखंड होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने अपना पहला कर लिया, ठीक है भाई। अब अगला कैसे करें सर? तो देखो अगला यहां कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो भाई। अब मान लेते हैं, चलो 3 रख के देखते हैं, जिसपे भी 0 हो जाए। अब आप बोलो सर -2, आप -2 पे भी रख के देख सकते हो, ठीक है, उस पे भी 0 होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर एक 0 देखो 2 पे हुआ है तो 2 का गुणनखंड देखो कि 2 के साथ क्या आ सकता है, 2 3 6 होता है, तो 3 पे आते हैं, ये देखते हैं। तो 3 पे जब हम देखेंगे तो क्या आएगा भाई, देखते हैं, P3, या लिख देते हैं y बराबर 3 पर, y बराबर 3 पर, ठीक। अब यहां क्या आएगा भाई, P3 देखने जा रहे हैं हम, जल्दी से देखते हैं। आइए, तो P3 क्या होगा भाई, 3 का वर्ग -5 गुणा 3 और प्लस का 6। बेटा क्या हो, 3 का वर्ग हो गया हमारा 9, माइनस का 15 प्लस 6, अरे 9 6 15 -15, ये भी 0 हो गया भाई। तो P3 का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया, देखो 2 के साथ जो गुणनखंड था उसी के साथ आया, 2 3 6 होता है, तो 2 3 6 यही होगा, ठीक। अब जरा ध्यान से तो हम क्या देखते हैं, अतः y -3 py का गुणनखंड। अब जरा ध्यान से देखो, एक आ गया y -2 और y -3, आ गया नहीं आ गया? अतः हम क्या कह सकते हैं कि py बराबर, या फिर बोल दो y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y -2 और गुणा y -3। बस दोनों के गुणनफल के रूप में आपको लिख देना है। यही दोनों क्या हो जाएंगे, यही दोनों बेटा इसके अभीष्ट क्या होंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये बेटा y -2 और y -3 क्या होगा, गुणनखंड हो गया। बस आपको यह ध्यान रखना है, आपको ऐसे हल करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि किस पे ये 0 हो रहा है जाके। जिस पे भी 0 होगा, जिस पे भी होगा उसी पे जाके आप कह सकते हो ये y माइनस, मतलब जो भी आएगा उसी पे आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का, कोई परेशानी नहीं है? आ गया सच में? ठीक है भाई, आगे आओ, इस पे आओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास उदाहरण 8 है। बोलो सर उदाहरण 8 तो कल करवाया था। उदाहरण 8 में देखो दोनों विधियों से करने को बोला उसने, देखो मध्य पद को विभक्त करके करने को बोला, वो हमने कल किया था। आज उसी सवाल को हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके करेंगे। किसका करेंगे? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके करेंगे बालक। अरे चमक रहा है कुछ? पक्का समझ में आ रहा है ना? तो बोलो हाँ। आप बहुत बढ़िया बालक। अब आओ देखते हैं, शुरू करते हैं। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। तो मान लेते हैं, चलिए भाई हल हम करने जा रहे हैं। हमने फिर से मान लिया कि px बराबर हमें दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 5। ठीक है सर। अब देखो, अब आपको इस सवाल में आपको पता चलेगा, क्योंकि कल मध्य पद को विभक्त करके किया था तो कितने आसानी से हुआ। आज देखो, आज आप देखोगे, अभी समझ जाओगे कि कौन सा विधि या कौन सी विधि आपको अपनानी चाहिए अगर कुछ ना दिया हो सवाल में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। लेकिन कुछ बोले नहीं हमें तो खतरों से खेलना हमारी आदत है, तो भैया खेल लीजिए खतरों से। ठीक है, समझ में आ रहा है तो खेल लीजिए, फिर क्या दिक्कत है, फिर आइए इसी से अपनाइएगा। ठीक है, ना दिया हो तो बेटा तो बिल्कुल बता रहे हैं मध्य पद को विभक्त करके करना। ओके, और वही आपके 10वें में काम आएगी, ये कभी कभी काम आती है। आओ भाई देखते हैं अब करना क्या। सबसे पहले क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इससे मैं बोल सकता हूं px बराबर 6, मैं उभयनिष्ठ लूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x बटा 6 प्लस 5 बटा 6। ठीक, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, px बराबर हो गया 6 गुणा gx। हो गया। तो यहां से gx हमारे पास क्या आ गया बालक, gx आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17 बटे 6x प्लस 5 बटे 6। अब आपको इस पे काम करना है, वो भूल जाओ थोड़ी देर। ठीक है, जब हमें चाहिए होगा तब हम कर लेंगे। ठीक, जब हमें चाहिए होगा तब हम कर लेंगे, अभी छोड़ भूल जाओ। अब क्या बोला था, अब जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाए उसमें जो भी ये हमारा ये अचर पद होता है, अचर मतलब जो एक संख्या होती है लिखी हुई, जिसमें कोई भी चर ना
हो तो उसको हम क्या करते हैं, गुणनखंडन। अब देखो 5/6 का गुणनखंडन अगर हमें करना हो बेटा, तो जरा ध्यान से देखो ये क्या हो सकता है। मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। देखो भाई 5/6 अगर बोले तो क्या हो सकता है बेटा, देखो 1/2 गुणा 5/3। देखो इनका गुणनखंडन करेंगे तो बेटा चिन्ह के साथ प्लस माइनस चिन्ह लगा लेना, ठीक। चलो आपको करके दिखा देता हूं। इसको मैं प्लस माइनस 1/2 गुणा प्लस माइनस 5/3, मतलब प्लस से प्लस होगा तो 5 और 6 आ जाएगा, और अगर माइनस से माइनस होगा तब भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने दोनों एक ही में बता दिया, ठीक। एक और आ सकता है, क्या आ सकता है, देखो भाई 5/6 तो प्लस माइनस 1 गुणा प्लस माइनस 5/6, ये भी तो हो सकता है भाई। एक से तो एक तो सब देखो सबका गुणनखंडन होता है, एक होता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये संख्या कभी ले नहीं पाओगे क्योंकि आपको 2 का योग चाहिए होता है ना, तो ये संख्या कभी मिलती नहीं जल्दी। अगला देखें तो हम और बोल सकते हैं क्या भाई, क्या बोल सकते हैं बालक, ठीक है। मान लीजिए 1/3 प्लस माइनस 1/3 गुणा प्लस माइनस 5/2, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, ये भी संभव है। और क्या हो सकता है, 1/6 गुणा 5 प्लस माइनस 1/6 गुणा प्लस माइनस 5, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है। तो देखो बेटा ऐसे बहुत सारे आपके आ सकते हैं जो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो कुल मिला के 5/6 जिनके भी गुणनखंड से आता है वो हम संभव गुणनखंड जो जो होंगे, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि 5/6 के संभव गुणनखंड हैं। क्या है बेटा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5/6, ये भी है, ठीक है। ये सब क्या सभी हैं, दिख रहा है, कुछ रह गया क्या, 1/6 रह गया ना, लिख लो भाई प्लस माइनस 1/6, हमेशा चिन्ह प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है दोनों में, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो 5/6, अब हमें इसको जीरो करना है, क्या करना है, इसको जीरो, gx को जीरो करना है, रख के देखना पड़ेगा। रख के देखें तो चलो भाई पहले चलो 1/2 रख के देख लेते हैं, क्योंकि एक रखने पे तो मुझे दिख रहा है ये जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि बेटा ये सब क्या है, देखो एक और चीज समझना, अब सब अगर प्लस में है तो अगर सबको जोड़ दोगे तो क्या कभी संख्या जीरो मिलेगी, मिलने वाली नहीं, मतलब यहां पे कोई ना कोई संख्या माइनस की आने वाली है, पक्का बता रहा हूं, क्योंकि कुछ माइनस होगा तभी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तभी तो वो भैया जीरो हो पाएगा, वरना ये सब जुड़ जाएगा तो संख्या तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। देखो ये थोड़ा दिमाग का कॉमन सेंस होता है, ठीक। तो कोई ना कोई माइनस का आने वाला है, चलो रख के देखते हैं। ये तो x बराबर 1/-1/2 पर जरा ध्यान से देखो क्या आएगा भाई, तो हमें मिला gx, g माइनस 1/2 देख रहे हैं बेटा, तो बेटा माइनस का 1/2 का वर्ग प्लस 17/6 गुणा माइनस 1/2 प्लस 5/6, ठीक है। ये हो गया भाई 1/4, ये बोले तो बेटा क्या आएगा माइनस 17/12 प्लस 5/6, ठीक। अब अगर इनका मैं लासा लूं तो बेटा क्या आएगा, 6 दूनी 12 4 तियां 12, क्या आएगा 12 आ जाएगा पक्का। चलो भाई देख लो, तो हम कह सकते हैं लासा ले लो इनका, चलो लासा लिया भाई, देखो लासा अगर नहीं आता किसी को तो ऐसे देख लो, 12 नहीं आएगा, देखो बेटा क्या हुआ, 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 तियां 6, 2 1 कम 2 तियां 6 2 तियां 3 1 कम, ठीक है। क्या आ गया देखो 12 आया, ऐसे भी जब एक ही पहाड़े में आ रहे होते तो आप 12 कह सकते हो कि 12 आ गया, तो बेटा ये हो गया हमारा 12 लासा हो गया। फिर क्या आएगा 4 तियां 12,
तो बेटा 4 3 12 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 की गुणा 3 से हो गई। लासा हल करना आता है ना। 12 एकम 12 मतलब 17 की गुणा 1 से कर दो, प्लस 6 दूनी 12 तो 5 की गुणा 2 से कर दो। तो बेटा क्या आ गया, ये आ गया 3 माइनस 17 प्लस 10 बटे में 12, 10 3 13। तो ये बेटा आ गया 13 माइनस 17 बटे 12, और ये आ गया देखो माइनस 4 बटे 12 आ गया। देखो गलत अगर आपने रख दिया तो ये तो हमारा जीरो आया नहीं, तो हम कहते हैं p माइनस 1 बटा 2, तो हमारा जीरो नहीं आया भाई, ये तो नहीं आया, जीरो हुआ ही नहीं। ठीक, अब देखो इसीलिए बेटा ये थोड़ा सा ये विधि थोड़ी पेचीदी पड़ती, क्योंकि मान लो हमने कुछ ऐसा रखा जिस पे जीरो हुआ ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। हम ऐसे कहां तक रखते रहेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझ के रखना होगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अगला देखते हैं कोई संख्या। अब जरा ध्यान से अगली संख्या रख के देखते हैं। मान लो x बराबर 1/3 रखते हैं, ये माइनस का, x बराबर माइनस 1/3 पर जरा ध्यान से देखना बेटा, तो g माइनस 1/3, बहुत ध्यान समझिएगा। क्या था भाई, x का वर्ग मतलब माइनस 1/3 का वर्ग, ठीक है, प्लस 17/6 गुणा माइनस 1/3 प्लस 5/6, ठीक है भाई। क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा बेटा 1/9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 17/18, ठीक है, प्लस 5/6, ठीक। इनका लासा क्या हो जाएगा, इनका लासा हो जाएगा बेटा 18, क्योंकि देखो 6 3 18 और 9 दूनी 18, तो बेटा 18 इनका लासा हो गया। 9 दूनी 18 मतलब 1 की 2 से गुणा कर दो, माइनस 18 एकम 18, तो 17 की गुणा 1 से कर दी, ठीक है भाई। 6 3 18 तो 5 की गुणा 3 से कर दी, 5 या 15 होता है। तो बेटा देखो ये हो गया 2 माइनस 17 प्लस का 15 बटे में 18, और ये आ गया हमारा 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 17 जीरो हो गया भैया, तो मैं 17 माइनस 17 बटे 18, और ये कट गया। तो हम कह सकते हैं कि p माइनस 1/3 बराबर हो गया भाई जीरो। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः x माइनस माइनस 1/3 ये होगा इसका गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1/3 मत लिख देना, x माइनस a होता था ना जिस संख्या पे जीरो, और संख्या क्या है माइनस 1/3, इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः x प्लस 1/3 gx का गुणनखंड होगा, gx का गुणनखंड है। क्या है बालक, गुणनखंड है। समझ में आ गया, पक्का। तो इस तरीके से आपने पहला गुणनखंड पा लिया। अब पहला पा लिया तो दूसरा ही मिल जाएगा। देखो कैसे, 1/3 वाला देखो जरा चेक करो, 1/3 वाले के साथ क्या था, 5/2 था नहीं था, तो बस अब यही आने वाला है, फिक्स है, माइनस की संख्या में आएगी, प्लस का कभी जीरो होएगा ही नहीं। आओ देख लो, तो हम कर देते हैं। अब मान लेते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं कि भाई x बराबर माइनस 5/2 पे, x बराबर माइनस 5/2 पर, ठीक। पहला मिल गया, फिर दूसरा आसानी से मिलता है। तो क्या होगा, तो gx देखो भाई, तो g माइनस 5/2 रखोगे, क्या आएगा देखो भाई, तो माइनस 5/2 का वर्ग करा, प्लस 17/6 गुणा माइनस 5/2 प्लस का 5/6, बेटा क्या आ गया, ये आ गया 25/4 प्लस 12, यहां माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस सीधे, 17×5 प्लस 5/6। लासा क्या होगा, लासा होगा इनका बेटा 12, ठीक है, 4 3 12 तो 25 गुणा 3, ठीक, 85, देखो 12 एकम 12 तो 85 की गुणा 1 से हो जाएगी, प्लस 6 दूनी 12 तो 5 की गुणा हो गई 2 से। क्या आ गया देखो, 25 3 75 माइनस का 85 प्लस का 10 बटे में है 12, और ये देखो 75 प्लस 10 85 माइनस 85, तो ये हो गया भाई 85 माइनस 85 बटे में 12, और ये हो गया जीरो। तो p माइनस 5/2 ये भी हो गया हमारा जीरो। समझ में आ गया, पक्का। अतः हम क्या बोल देंगे, तो ये देखो x माइनस 5/2
ये बेटा गुणनखंड होगा, समझ में आ रहा है। x माइनस ए होता है, ए हमारा यहां पे -5/2 है। अब जब ये कोष्टक खुलेगा तो बेटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 5/2 gx का गुणनखंड है। क्या है बेटा? गुणनखंड। तो हमें पता है, अब हमें पता है क्या, जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या पता है। अब नीचे क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो px बराबर क्या था, 6 गुणा gx था। अब gx हमारा था क्या, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो भी gx था हमारा क्या था भाई। तो क्योंकि देखो gx के 2 गुणनखंड मिल गए, एक ये मिल गया एक ये मिल गया, तो gx बराबर हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस 1/3 और गुणा में हो जाएगा x प्लस 5/2। ठीक, ये gx आया, लेकिन अभी आपको गुणनखंड px का करना था, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा, यहां पे था 6x² प्लस का 17x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। कैसे होगा देखो, यही मध्य पद से विभक्त करके बहुत छोटा सा हो गया था, लेकिन ऐसे करके भाई देखो कितना लंबा जा रहा है। तो देखो बेटा ये 6 ऐसे लिखा रहे, तो ये क्या, इसका लासा लो तो 3 आया, 3x प्लस 1। यहां लासा लोगे तो बेटा क्या आएगा, 2x प्लस 5। 2 3 6, 3 से 3 चला गया और हमारे देखो इसके क्या गुणनखंड आ गया, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। ओके, इसी को आपकी एनसीईआरटी किताब में बहुत छोटे में कर दिया है। बच्चे पूछते हैं कि सर हुआ कैसे, तो बेटा ऐसे हुआ है। समझ में आ गया, पक्का, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से आप ये गुणनखंड कर सकते हैं और इसी तरीके से आपकी गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके किया जाता है। आशा करता हूं आपको सब समझ में आया, पक्का, उड़ा डाला। अब देखो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, बिकॉज थोड़ा सा पेचीदा है ये टॉपिक। ओके, थोड़ा सा कम, कहते हैं ना बच्चों को थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, जोर डालेंगे तैयार है तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरीके से बेटा आप कर सकते हो। ठीक, बहुत आसान तरीका है, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी कंटेंट छूट ना जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करने वाले हैं। वहां पे देखो दोनों विधियों को हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।